मोहन स्वर्ण मुद्राएं अपनी 20 वर्षीय बहन जानकी को देता हुआ बोला, ये लो जानकी, इन स्वर्ण मुद्राओं को तिजोरी में रख देना। जानकी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर तिजोरी में रखने के लिए चली गई। तभी वहाँ पर मोहन के गांव का मुखिया आ पहुँचा। मुखिया को देखकर मोहन बोला, अरे मुखिया जी, आप अभी शाम के समय, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मोहन, तुम्हारी प्रार्थना से सब कुशल मंगल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया मुखिया जी। मोहन, तुम्हारी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैं किशनगढ़ राज्य गया था और किशनगढ़ राज्य में भी तुम्हारी मूर्ति के किस्से सुन रहा था। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस गांव का नाम भी प्रसिद्ध हो रहा है। तभी वहाँ पर मोहन की बहन जानकी आ पहुँची और मुस्कुराते हुए मुखिया की ओर देखकर बोली, मेरे भैया मूर्ति बनाते ही इतनी अच्छी है कि कोई भी उस मूर्ति की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। तुम सही कहती हो जानकी। अब वो दिन दूर नहीं जब मोहन की मूर्ति बनाने के चर्चे महल तक में पहुंचेंगे। इतना बोलकर मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा मोहन। मुखिया की बात सुनकर मोहन बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, सावधान? लेकिन किससे मुखिया जी? हमारे ही गांव में रहने वाले बिरजू मूर्तिकार से। मोहन, तुम नहीं जानते कि बिरजू तुमसे अंदर ही अंदर कितना जलता है। सच तो यह है कि उसके हाथों की बनाई हुई मूर्ति कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई उसकी कारीगरी की प्रशंसा करता है। बिरजू को मुझसे जलना नहीं चाहिए मुखिया जी। हाँ, यह सच है कि उसके हाथों की बनाई मूर्ति कम बिकती है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि बिरजू बहुत कुशल कारीगर है और वो अच्छी मूर्तियां बनाता है। मोहन, जिस तरह से बिरजू तुम्हें क्रोध भरी निगाहों से देखता है, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच दे। इसलिए तुम मुझसे सावधान रहना। मैं केवल यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ तक आया था। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। अगले दिन मोहन अपने घर से मूर्तियाँ लेकर अपने गांव के बाजार में चला गया। तभी वहाँ पर बिरजू आ पहुँचा। बिरजू मोहन की ओर देखकर बोला, कैसे हो मोहन? मैं तो सही हूँ बिरजू, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसा हो सकता हूँ मोहन? जब तक तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद है, तब तक मेरी किस्मत के सितारे गर्दिश में ही रहेंगे। देखो बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुम एक कुशल कारीगर हो और बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाकर तैयार करते हो, और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारी मूर्तियां नहीं बिकती। परंतु विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मूर्तियां भी एक दिन मेरी मूर्तियों से ज्यादा बिकेगी। ये सब कहने और सुनने की बात है मोहन। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने का ढोंग मत करो। मैं मुखिया नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। देखो बिरजू, कल ही मुझे मुखिया जी बता रहे थे कि तुम अंदर ही अंदर मुझसे जलते हो। आखिर तुम्हें मुझसे क्या जलन है बिरजू? देखो मोहन, मैं तुमसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ और तुमसे अच्छा और कुशल कारीगर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मूर्तियां नहीं बिकती, क्योंकि तुमने मुझे बदनाम कर रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मोहन। मुझे सूचना मिली है कि कल राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ इस गांव में तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि के चर्चे अब महल तक में गूंज रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे कुशल और बेहतर मूर्तियां बना सकता हूँ। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला गया। शाम को मोहन अपने घर की ओर जाने लगा। मोहन अपने गांव में पहुंचा ही था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मोहन की ओर देखकर बोला, अच्छा हुआ मोहन, तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने तुम्हारे घर पर आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी? मोहन, कल राजा विक्रम की इकलौती पुत्री चंद्रलेखा अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाना चाहती है। हाँ मुखिया जी, आज प्रातःकाल ही मुझे बिरजू ने इस बारे में बताया था। मेरी पूरी बात सुनो मोहन। बिरजू को इस बारे में इसलिए मालूम है कि एक सैनिक तुम्हारे बारे में ही गांव के बाजार में पूछताछ कर रहा था। पूछताछ करने के दौरान ही बिरजू उस सैनिक से टकरा गया। बिरजू ने उस सैनिक से खुद को तुमसे बेहतर मूर्ति का कारीगर बताया और तुम्हारे बारे में काफी कुछ झूठ भी बोला। बिरजू की बात सुनकर सैनिक बिरजू से यह कहकर गया कि वो राजकुमारी चंद्रलेखा को तुम्हारे साथ साथ बिरजू के बारे में भी बताएगा और राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात के लिए मनाएगा कि वो तुम्हारे और बिरजू के बीच एक प्रतियोगिता रखे। मतलब तुम्हें और बिरजू को राजकुमारी चंद्रलेखा की ही मूर्ति बनानी होगी, और जिसके हाथ की भी मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा को पसंद आएगी, राजकुमारी चंद्रलेखा उसे इतनी ढेर स्वर्ण मुद्राएं देगी कि उसके साथ नस्लों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुखिया की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूबता हुआ मुखिया की ओर देखकर बोला, समझ गया मुखिया जी।
इसलिए बिरजू आज मुझसे कह रहा था कि वो राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने साबित कर देगा कि वो मुझसे बेहतर मूर्ति बनाने का कारीगर है। मुखिया जी, मुझे इस बिरजू से कोई डर नहीं और ना ही मैं बिरजू से अच्छा मूर्ति बनाने का कारीगर होने का दावा करता हूँ। मैं कल भी ये कहता था और आज भी ये कहता हूँ कि मैं बस अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। मोहन की बात सुनकर मुखिया मोहन से बोला, मुझे लगता है राजकुमारी चंद्रलेखा सुबह तक यहाँ आ जाएगी। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले मुझसे ही मिलेगी। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा और उनके मंत्री को सुबह तुम्हारे घर पर लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन अपने घर लौट आया। मोहन को गहरी चिंता में डूबे हुए देखा उसकी बहन जानकी उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? मोहन अपनी बहन को सारी घटना बताते हुए बोला, कल राजकुमारी चंद्रलेखा अपने मंत्री के साथ हमारे घर पर आएंगी। चिंता मत कीजिए भैया, चिंता तो बिरजू को करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिरजू आपसे अधिक सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति नहीं बना पाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह बिरजू सोकर उठा ही था कि तभी उसके घर की कुंडी कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर चला गया। बाहर आकर मोहन ने देखा कि उसके दरवाजे पर मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की ओर देखकर बोली, तो तुम ही हो मोहन, एक विचित्र कुशल मूर्तिकार जिसकी प्रशंसा राज्य में घूमते हुए महल तक जा पहुंची। प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। असली प्रशंसा तो मैं तुम्हारी तब करूंगी जब तुम प्रतियोगिता में जीत जाओगे। राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर मोहन और मुखिया राजकुमारी चंद्रलेखा को सवालिया नजरों से देखने लगे। राजकुमारी उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि किस बात की प्रतियोगिता। दरअसल मेरे सैनिक ने मुझे बताया, इसी गांव में बिरजू नाम का एक और मूर्तिकार रहता है जिसका दावा है कि वो तुमसे बेहतर मूर्तियाँ बनाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर बिरजू भी आ पहुँचा। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू को देखकर बोली, क्या तुम तैयार हो? हाँ राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। कुछ ही देर में मोहन मुखिया, राजकुमारी चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ और दो सैनिक एक बगीचे में खड़े हुए थे। राजकुमारी चंद्रलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। मोहन और बिरजू राजकुमारी चंद्रलेखा को देखते हुए उसकी मूर्ति बनाने में मग्न थे। कुछ ही देर में बिरजू और मोहन ने सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ धीरे धीरे कदमों से दोनों मूर्तियों के पास चली। राजकुमारी चंद्रलेखा बिरजू के हाथ की बनी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न होती हुई बिरजू से बोली, तुमने तो बिल्कुल हूबहू मेरी ही जैसी दिखने वाली मूर्ति तैयार कर दी। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आईने में अपना ही अक्स देख रही हूँ। राजकुमारी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बिरजू का मन गदगद हो उठा। बिरजू के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को देखने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई मूर्ति की ओर देखने लगी। मगर जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर मोहन की बनाई हुई मूर्ति पर पड़ी, राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन से बोली, तुमने ये किसकी मूर्ति बना दी? क्या ये मूर्ति तुम्हें मेरे जैसी दिखती है? मोहन ने जैसे ही उस मूर्ति को देखा वह बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि मोहन ने जो मूर्ति बनाई थी वो राजकुमारी चंद्रलेखा की नहीं बल्कि किसी और स्त्री की थी। मोहन राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखकर आश्चर्य से बोला, विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैंने तो आपकी मूर्ति बनाई थी। ये कैसे बन गई मुझे नहीं पता। तभी एक गांव का व्यक्ति जो कि वहाँ से गुजर रहा था वहाँ आ पहुँचा और मोहन की बनाई हुई उस मूर्ति को देखकर बोला, ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे राजकुमारी की सुंदरता कुछ भी नहीं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। अपने सामने दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा क्रोधित होती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन को इसी समय बंदी बनवा लिया जाए। इसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है। इसने ऐसी हरकत जानबूझकर की है।
ये मूर्तिकार अपने आप को समझता क्या है? नहीं राजकुमारी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये मूर्ति कैसे बन गई। तभी बिरजू कुटिल मुस्कान से राजकुमारी चंद्रलेखा से बोला, राजकुमारी ये झूठ बोल रहा है, इसने ऐसा जानबूझकर किया है। मंत्री जगन्नाथ अपने दोनों सैनिकों से बोला, देखते क्या हो, मोहन को बंदी बना लो और इसे कारागार में बंद कर दो। यह सुनकर मोहन बुरी तरह से घबरा गया। मोहन जानता था कि अगर सैनिकों ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया तो राजकुमारी चंद्रलेखा उसे मौत के घाट उतरवा देगी, क्योंकि राज्य के सभी वास जानते थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा और उसकी माँ एक क्रूर शासिका थी, क्योंकि केशव नगर राज्य में किसी राजा का नहीं बल्कि एक रानी का शासन था। मोहन अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। देखते ही देखते वह उन सब की आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह क्रोध से तमतमाती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मोहन तो भाग गया। अपने गुप्तचर और सैनिक उसके पीछे लगा दीजिए। मुझे किसी भी हालत में मोहन चाहिए। इतना बोलकर राजकुमारी चंद्रलेखा मोहन की बनाई हुई उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को देखती हुई बोली, कोई भी मूर्तिकार किसी स्त्री को बगैर देखे इतनी सुंदर मूर्ति नहीं बना सकता। मोहन ने अगर इस सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाई है तो ये सुंदर स्त्री अवश्य ही इस संसार में कहीं न कहीं होगी, और मुझे शक है कि मोहन उसे जानता है। मुझे यह स्त्री भी चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा, तो फिर मोहन के हाथ की बनाई हुई मूर्ति को महल में ले चलिए। इस मूर्ति को मैं अपने गुप्तचरों को दिखा दूंगा और इसकी खोज में सारे राज्य में फैला दूंगा।